हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। तो हम लोग फिर सामने हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक्स को लेकर के। और पिछली वीडियो में जैसे हम लोगों ने देखा एडी करंट्स के बारे में, उनके इफेक्ट्स के बारे में, और अब है इंडक्टेंस। तो सामने लिखा हुआ है इंडक्टेंस और इसके बारे में बात करेंगे। नाम ही से ऐसा लग रहा है कि जैसे आप रेजिस्टेंस बोलते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि अपोज करने या रेजिस्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, तो कहते हैं कि ये ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो ऐसे यहाँ पर भी अगर इंडक्शन को रिस्पॉन्ड या फ्लक्स चेंज को रिस्पॉन्ड करने वाली टेंडेंसी अगर बड़ी होगी तो हम बोलेंगे कि इंडक्टेंस में क्या है, किसी सिस्टम में या कॉइल में ज़्यादा होगा। अब इंडक्शन कहाँ होता है? कॉइल में ही होता है। तो इंडक्टेंस पर हम बात करेंगे। आप कैपेसिटेंस पढ़ लिए हैं, आप रेजिस्टेंस पढ़ लिए हैं। इन दोनों में आप देखते हैं कि जो उनकी ज्योमेट्री है रेजिस्टर की और कैपेसिटर की, उन्हीं पर कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जैसे किसी वायर का रेजिस्टेंस कैसे बदलता है, किस पर डिपेंड करता है? उसकी लेंथ पर, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर, उसके मटेरियल पर। वैसे ही कैपेसिटर में कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है? उसके अपने एरिया ऑफ प्लेट पर, उनके बीच सेपरेशन पर, और प्लेट्स के बीच में कौन सा मटेरियल भरा हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। तो वैसे ही इंडक्टेंस, तो आप रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, वैसा ही कुछ सिमिलर साउंड हो रहा है इंडक्टेंस। तो ये इंडक्शन को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता होगा, ठीक से रिस्पॉन्ड करता होगा, तो हम बोलते हैं इसको इंडक्टेंस। फ्लक्स यानी फ्लक्स चेंज को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता होगा। तो फ्लक्स चेंज को जो सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करता है, निश्चित ही उसका इंडक्टेंस क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और रिस्पॉन्ड करने का मतलब क्या? जब फ्लक्स चेंज हो तो ईएमएफ जो इंड्यूस हो उसमें हाइयर हो, तो हम ऐसा मानेंगे कि वो उसका इंडक्टेंस ज़्यादा है। तो हम देखेंगे कि ये किस पर डिपेंड करता है, वही यहाँ पर इसमें थोड़ा पढ़ना है इस पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसमें सारे चैप्टर्स के वीडियो आएंगे। जो आ चुके हैं उसको आप पढ़िए, जो आगे आने वाले हैं वो आते रहेंगे। तो अगर आप पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो वीडियोज़ को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, और लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए, और अपने सुझाव जरूर भेजा करिए कि और हमें क्या करना चाहिए इस कंटेंट को और अच्छा बनाने के लिए। तो आइए चलते हैं इंडक्टेंस के बारे में बात करते हैं। अभी थोड़ा सा मैंने झलक इसमें दिया कि आखिर ये क्या हो सकता है। तो आप जानते ही हैं कि इंडक्शन कब होता है? व्हेन फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू अ कॉइल और लूप चेंजेस विद टाइम। सो डेफिनेटली इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन takes place when magnetic flux linked to a loop of conductor or a coil of conductor changes with time, तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स आप पढ़े हैं पहले से, B डॉट ए और सिंपली BA cos थीटा, and theta you know this is angle between the direction of magnetic field and normal to the surface through which flux lines are passing. So this theta depends on orientation, but what about B? B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एरिया। तो आप समझ रहे हैं वो सरफेस की डायमेंशन पर डिपेंड करेगा कि कैसा है। लेकिन B क्या है, किस पर डिपेंड करता है? B डेफिनेटली किसी सोर्स से प्रोड्यूस होता है, और जो भी आप सोर्स अभी तक जानते हैं, कौन सा सोर्स जानते हैं? करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इन सभी केसेस में आप जरूर देखे होंगे सोलेनॉइड, वो भी देखे होंगे करंट कैरिंग, वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इन सभी में क्या होता है? अभी जो आप पढ़ चुके हैं इससे पहले वो क्या है? स्ट्रेट वायर,
स्ट्रेट वायर अगर है और उसमें करंट है तो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। आर कहाँ, किस पॉइंट पर फील्ड पता करना है, उसका डिस्टेंस है वायर से। और सर्कुलर लूप या आप कॉइल भी कहते हैं, सर्कुलर कॉइल या लूप जो भी आप लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट एन, अगर कॉइल है तो एन नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन 2r, अगर 1 टर्न लूप होगा तो ये 1 हो जाएगा। और सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आप देखें म्यू नॉट एन आई। तो ये सभी जो फील्ड्स हैं वो क्या है, एक तो करंट पर डिपेंड करते हैं। दूसरी बात, ये जो म्यू नॉट है वो मीडियम क्या है इनके अंदर, इनके आसपास वायर के चारों ओर या कॉइल के अंदर या सोलेनॉइड के अंदर, ये क्या मीडियम है उस पर भी म्यू की वैल्यू डिपेंड करेगी। आर क्या है, साइज या स्ट्रक्चर है तो ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो इस पर भी डिपेंड करता है, इनकी ज्योमेट्री पर। आर क्या क्या है, आर यानी रेडियस, और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स पर इंटू लेंथ, इस पर भी डिपेंड करता है। तो आप सोचिए कि अगर ज्योमेट्री फिक्स रहती, सो ये जो बी है व्हाट इट डिपेंड्स अपॉन, ओके, डिपेंड्स अपॉन व्हाट, ज्योमेट्री ऑफ सोर्स, ओके, मटेरियल इनसाइड, उसके अंदर मटेरियल क्या है या सराउंडिंग मटेरियल क्या है, और तीसरी बात क्या है, करंट। तो सोर्स करंट, तो करंट होना चाहिए। तो ये दोनों अगर फिक्स है, मीन्स कॉइल का साइज ना बदल रहा हो, उसका रेडियस ना बदल रहा हो, नंबर ऑफ टर्न्स ना बदल रहे हों, या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ना बदल रहे हों, तो फिर क्या होगा, अगर फिक्स है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तो B क्या हो जाएगा, B इज प्रोपोर्शनल टू I, कहीं पर भी B इज प्रोपोर्शनल टू I। अगर ये एरिया कांस्टेंट है और ये ओरिएंटेशन कांस्टेंट है, तब क्या हो जाएगा, अगर सभी कांस्टेंट हैं, केवल करंट बदल करके हम फ्लक्स चेंज करते हैं, तब क्या होगा, ओके। सो इफ ज्योमेट्री ऑफ source and surrounding medium remain same, then flux through the given surface या क्या कह सकते हैं, कॉइल या लूप, किस पर डिपेंड करेगा, फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। क्योंकि ये एरिया अगर ये भी फिक्स है, ये क्या है, ये भी कांस्टेंट है, फिक्स्ड, ओके, तो ये फिक्स्ड, ये भी फिक्स्ड है, तो B प्रोपोर्शनल टू आई होगा, तो फाई प्रोपोर्शनल टू भी आई होगा। अब क्या है, तो हम यहां आ जाते हैं कि फाई, अब ये डिपेंड करता है कि ठीक है, सोर्स सेम है, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स अगर बहुत ज़्यादा है पहले से ही, तो क्या होगा, वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सोर्स करंट वही रहेगा, तो भी जो EMF है वो बड़ा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, इंड्यूस्ड EMF उतने ही टाइम्स बढ़ जाता है, बशर्ते फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हर टर्न से उतना ही हो। तो अगर थिन कॉइल है और एन टर्न कॉइल है, तब हम क्या देखते हैं, तो ये चीज़ें तो हैं, फाई प्रोपोर्शनल टू आई, ये है। चलिए हम इसको अभी हटाते हैं। इफ देयर इज अ मल्टी टर्न कॉइल, थिन कॉइल, मल्टी टर्न बहुत सारे टर्न्स हैं, लेकिन कॉइल क्या है, थिन है, तो हर टर्न की रेडियस क्या है, लगभग सेम है, ओके। थिन कॉइल, ओके, मीन्स
each turn has nearly equal radius. Okay, nearly equal radius placed in the external field changing with time, अगर ये टाइम के साथ चेंज कर रहा है तब क्या हो जाएगा, हर टर्न का अपना कंट्रीब्यूशन होगा. ओके, ईएमएफ में तो इंड्यूस्ड ईएमएफ में हर टर्न, देन ईच टर्न will contribute to induced EMF. Okay, induced EMF equally. Flux through each turn will be same. Magnetic flux through each turn will be same. ऐसा होगा, ठीक. तो इसलिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड करेगा. इसलिए जनरली ये क्वांटिटी हम n फाई को n इंटू फाई नंबर ऑफ टर्न्स इंटू फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, उसको हम बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज. तो फ्लक्स लिंकेज का ये एक टर्म आता है फ्लक्स लिंकेज, यानी फ्लक्स किस तरह लिंक्ड है. जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे लिंकेज यानी रिलेशन उतना ही ज़्यादा होगा. एक तरह से कह सकते हैं कि हर टर्न से फ्लक्स अगर 50 है तो n टर्न्स हैं, जितने टर्न्स बढ़ते जाएंगे उतना ही इंडक्शन में कंट्रीब्यूशन उतने टाइम्स होता जाएगा. तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं कि उसको कहते हैं कि हर टर्न फ्लक्स से क्या हुआ, लिंक हुआ, यानी उससे रिलेट हुआ. तो जब भी हम ये ऐसे ये कॉइल है और यहाँ से फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 3 6 6 लाइंस हैं. हर टर्न से 6 लाइंस क्या हैं, लिंक्ड हैं. ओके, हर टर्न से ये 6 लाइंस लिंक्ड हैं. तो बस पहले वाले टर्न से भी 6 लाइंस लिंक्ड है, दूसरे वाले से भी 6 लाइंस लिंक्ड है, तीसरे से भी 6 लाइंस लिंक्ड है, चौथे से भी 6 लाइंस लिंक्ड है और पांचवें से भी 6 लाइन लिंक्ड है. तो लिंकेज या रिलेशन कितने बने, लाइंस का पहले टर्न से 5 कांटेक्ट हुए, 5 रिलेशन है, दूसरे से भी 5, तीसरे से भी 5, तो 6 है कि पहले टर्न से 6 रिलेशन हुए, दूसरे टर्न से भी 6 रिलेशन हुए, लिंकेज या लिंक हुए, तीसरे से भी 6 लिंक हुए बने, पांचवें से भी 6 लिंक बने. तो ऐसे ही क्या हुआ, कुल 30 लिंक हो गए जगह जो कांटेक्ट हैं. तो वैसे ही लिंकेज के नाम में आते हैं. तो फ्लक्स लिंकेज क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ फ्लक्स linked to each turn okay, each turn and the number of turns is called flux linkage. Of the coil. Okay, फ्लक्स लिंकेज ये डिपेंड करेगा कि फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है और ओरिएंटेशन क्या है कॉइल की. तो एन फाई जो फ्लक्स लिंकेज है उसको एन फाई कहेंगे. ठीक है, तो फ्लक्स लिंकेज देखिए क्या है, फ्लक्स लिंकेज दिस इज इक्वल्स एन फाई. तो फाई प्रोपोर्शनल टू आई है. ओके, आप ऐसे लिखेंगे, सिंस फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई देयरफॉर एन फाई इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई.
अब सेम फ्लक्स लिंक्ड है, सेम सोर्स है वही हर टर्न के लिए आई, और हर टर्न से फ्लक्स फाई है, एन लिंकेज है, एन फाई लिंकेज है। तो यहां जो आएगा, यहां पर जो कुछ होगा वह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही इंडक्टेंस कहा जाता है। वो कॉइल के ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो एन फाई इक्वल्स सम कांस्टेंट के आई। सो दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, the proportionality constant K, proportionality constant K depends upon geometry of coil, and material inside it, ओके। उस पर डिपेंड करेगा कि ये कैसे रिस्पॉन्ड किया है। उसी करंट के लिए फ्लक्स ज़्यादा है, उसी करंट के लिए फ्लक्स कम हो सकता है। वो अंदर का मटेरियल कैसे रिस्पॉन्स देता है उस पर डिपेंड करता है। तो ये मटेरियल भी डिपेंड करता है। और फ्लक्स लिंकेज और नंबर ऑफ टर्न्स तो देख ही रहे, वो कॉइल पे ही डिपेंड करता है, कॉइल में कितने टर्न्स हैं। तो ये हो गए, इसी को आप क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस कहते हैं। ओके, सो दिस के इज कॉल्ड इंडक्टेंस, दिस के इज कॉल्ड इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये इंडक्टेंस है। ओके, सो के को क्या कर सकते हैं, सो के इक्वल्स एन फाई अपॉन आई, मीन्स फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करेंट, सोर्स करेंट, इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो इंडक्टेंस कैन बी डिफाइंड एज, दिस इंप्लाइज दैट इंडक्टेंस of the coil can be defined as flux linkage of coil per unit source current, सोर्स तो हो सकता है कि ये सोर्स करंट इसी कॉइल में फ्लो कर रही हो या किसी और नियर बाई कॉइल में फ्लो कर रही हो सकता है सोर्स, ओके, सोर्स करंट, ओके। तो दिस सोर्स करंट कहां हो सकती है, सोर्स करंट may be flowing in the same coil, उसी में हो सकती है, ठीक है, और in another coil placed nearby, ओके। इंडक्टेंस को क्या कहेंगे, अगर सेम कॉइल में अगर करंट चल रही है तो भी इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस होता है, या किसी पास में दूसरी कॉइल रखी हुई है अगर उसमें करंट सोर्स करंट है तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो कांस्टेंट मिलेगा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलेगा। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों आप पढ़ते हैं। और इसी को हम इस रिलेशन को और भी देख सकते हैं दूसरे तरीके से, ठीक है, 1 2 ऐसे। तो 1 को अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मान लीजिए फ्लक्स चेंज हो रहा है, तब क्या हो जाएगा, इफ magnetic flux linked to the coil changes with time,
तब क्या हो जाएगा, देन ऑन डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चन 1 with respect to time t, we get क्या मिलता है, n d dt of phi equals k d dt of phi। n d dt of phi ये क्या है, induced EMF in the coil। so LHS represents क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, नेगेटिव ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। इसको आप माइनस एप्सिलॉन लिख देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सो एन डी डी टी ऑफ फाई इक्वल्स माइनस एप्सिलॉन, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल्स दिस इंप्लाइज दैट एप्सिलॉन इक्वल्स माइनस के डी डी टी ऑफ आई। ठीक है, ये हो गया। तो अभी के को क्या लिख सकते हैं, देखिए, और के इक्वल्स माइनस एप्सिलॉन डी डी टी ऑफ आई, ये हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, इफ डी डी टी ऑफ आई इज 1 यानी यूनिटी, अगर ऐसा हो 1 इसकी वैल्यू हो तो फिर क्या हो जाएगा, सो देन के इक्वल्स माइनस एप्सिलॉन। तो इंडक्टेंस किसी कॉइल का या सिस्टम का क्या होता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, नेगेटिव ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, सोर्स करंट इज यूनिटी। ओके, तो क्या लिखते हैं, द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल or a system is equal to negative of EMF induced in the coil if time rate of change of source current, if time rate of change of source current, change of source current is unity, तो इसको हम इंडक्टेंस इस तरह डिफाइन करते हैं। तो ये इंडक्टेंस है, तो इसको हम लोग म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्टेंस अलग अलग कॉइल्स के लिए हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट ज़रूर भेजें और लोगों तक शेयर करें वीडियो को, और साथ बने रहेंगे तो हमारा उत्साह बना रहेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।